2018 इलेक्शन की धांधली की पैदावार और मुल्क को दरपेश बदतरीन बहरानों की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाए, वरना मुल्क भर से हुकूमत के खिलाफ 1 फरवरी को फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा। यह है ऐलान लाहौर के अल्फाज, जिसके मुसव्वदे पर पीडीएम के तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे। यानी वजीर आजम के पास इस्तीफा देने के लिए अब सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या वजीर आजम इमरान खान डेडलाइन खत्म होने से पहले इस्तीफा देंगे या ऐलान लाहौर के मुताबिक ऑपोजिशन 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगी। बज़ाहिर तो यह लगता है कि वजीर आजम का इस्तीफा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और ना ही इसका कोई इम्कान है, जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करने वाली पीडीएम अब खुद अपने इनकलाबी बयानिए और बुलंदोबाग दावों से पीछे हट चुकी है। हम अपने पिछले प्रोग्रामों में मुसलसल ये बात करते रहे कि पीडीएम का अब वजूद तो बाकी है, मगर अमली तौर पे ऑपोजिशन का ये इत्तेहाद बिल्कुल गैर मौसर हो चुका है। पीडीएम ने पिछले साल सितंबर में जो सियासी तूफान खड़ा किया था, वो तूफान अब अपनी रफ्तार खो चुका है और अब ऑपोजिशन जमातें इनकलाबी नारों और दावों के बजाय निजाम के अंदर रहते हुए वजीर आजम को घर भेजने के लिए कानूनी और आईनी रास्ते तलाश कर रही है। वो पीडीएम जिसने इकट्ठे इस्तीफे देने के दावे किए थे, वो अब इकट्ठे ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो पीडीएम जिसने सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज तोड़कर इंतखाबात में रुकावट डालने की अपनी हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया था, वो पीडीएम अब सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को सरप्राइज देने की तैयारी कर रही है। वो पीडीएम जिसने हुकूमत को जनवरी तक घर भेजने के दावे किए थे, वो अब तक लॉन्ग मार्च की तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो सकी है। वैसे तो पीडीएम अपने इनकलाबी वादों से पीछे हट चुकी है, इनकलाबी दावों से पीछे हट चुकी है, मगर ऑपोजिशन ने वजीर आजम को जो डेडलाइन दी थी वो कल खत्म होने जा रही है। ये डेडलाइन खत्म होने के बाद ऑपोजिशन क्या करेगी, ये पीडीएम की क़यादत ने अपने 14 दिसंबर के इजलास के बाद खुद बता दिया था। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने 14 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर 31 जनवरी तक वजीर आजम ने इस्तीफा ना दिया तो 1 फरवरी को फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हवाले से बड़े बड़े दावे किए थे। पीडीएम की क़यादत ने 31 जनवरी की डेडलाइन के बाद अपनी हिकमत अमली के बारे में क्या कहा था, सुनिए। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा, इस सिलेक्टेड को भगाएंगे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। 31 जनवरी जब आएगी, अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आवाम कोई और फैसला करेगी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। अब देखना यह है कि जब कल वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा नहीं आता तो इसके बाद पीडीएम क्या ऐलान करती है, लॉन्ग मार्च कब होगा, इसका ऐलान क्या होगा, ये देखना है। लेकिन आज जब मौलाना फजल रहमान साहब से इस पर सवाल हुआ तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जब हम मिल बैठेंगे तो इस बात का ऐलान करेंगे और फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब करना है। लेकिन एक और दिलचस्प बात आज मौलाना फजल रहमान साहब ने की और ऐसा लगता है कि वो अपनी माजी की पोजीशन से पीछे हटे हैं, क्योंकि 1 जनवरी को उन्होंने ये कहा था कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है, हम इस्टेब्लिशमेंट को मुजरिम समझते हैं। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान का लबो लहजा धीमा था। उन्होंने आज ये कहा है कि हमारी शिकायत और गिले हैं इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन हमारी लड़ाई या जंग इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं। और ये जो कुछ मुसीबत इस पर कौम पर मुसल्लत है, जो एस्टेब्लिशमेंट का एक जुर्म आप कह दें उसका, वो अपने आप को जिम्मेदार तस्लीम करें। आप लोगों ने एक तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें।
एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, गिले शिकवे हैं, लेकिन पहले ये कहा था कि हम उनको मुजरिम समझते हैं। यही सवाल जब DGISPR से हुआ था कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ भी हो सकता है, तो DGISPR ने कहा था कि ज़रूरत नहीं है इस बात की कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम चाय पिलाएंगे जो शुरा होंगे लॉन्ग मार्च के। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शिकवा और जंग अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है तो शायद लॉन्ग मार्च भी रावलपिंडी की तरफ ना हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो DGISPR ने चाय पिलाने की बात की थी, काफ़ी चाय के पैसे वो शायद बचा लेंगे। इस पर मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है काशिफ अब्बासी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, पहले भी जो इनकलाबी इक़दाम की बात की थी, PDM उन पर पूरा नहीं उतरी है, और यही वजह है कि जनवरी में हुकूमत को गिराने का दावा किया था, लेकिन हुकूमत अब भी मौजूद है। अब आपको क्या लगता है 31 तारीख की जो डेडलाइन दी है उस पर अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते तो क्या इसके बाद PDM कोई ऐसे इक़दाम उठा सकती है जो कि खतरा साबित हो हुकूमत के लिए? देखिए, ये जो सियासी तहरीकें हैं, खासतौर पर अपोजिशन की तहरीकें, ये कोई मोटरवे का सफर नहीं होता कि आप बस रवाना हो जाएं और वक्त दौड़ते चले जाएं और मंजिल मुराद पर पहुंच जाएं। इसमें ये बहुत नशेब फराज आते हैं, ऊंच नीच आती है, कच्ची सड़क आती है, पक्की आती है, कोई नाले अबूर करने पड़ते हैं, तो ये एक दुश्वार रास्ता होता है और इससे सबसे गुजरना पड़ता है। लेकिन PDM का क़याम, फिर उसका वजूद, ये मुसलसल हुकूमत जो है उसके आसाब पर सवार है। ये दुरुस्त है कि PDM ने कुछ नातजर्बाकारी की वजह से या जल्दबाजी की वजह से अपने अहदाफ कुछ इस तरह मुकर्रर कर लिए जो हासिल नहीं किए जा सकते थे एक ख़ास वक्त में, मगर इससे उनका जो अज़्म है या उनकी जो सलाहियत है एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की, वो मुतासर नहीं हुई। हुकूमत अगर आप देखिए, जो वज़रा को देख लीजिए, वज़ीर आज़म को देख लीजिए, मुआवनीन ख़ुसूसी को देख लीजिए, और उनके जो मीडिया ब्रिगेड है उसको देख लीजिए, मुसलसल PDM जो है उसकी कवाली हो रही है, उस पर अटैक हो रहे हैं, उसके लीडरों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, शख्सी हमले भी हो रहे हैं, और दूसरे तरह के जो भी एक दुश्मनाम हो सकता है, जो इल्जाम हो सकता है, उसका मुजाहरा भी हो रहा है। तो इससे मालूम होता है कि PDM जो है वो अपना असर जो है उसने खोया नहीं है, उसका वजूद बाकी है, और हुकूमत के आसाब जो हैं उससे मुतासर हो रहे हैं। हाँ, वो अपना सफर कैसे जारी रखेगी आगे, इस बारे में दो राय हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन शामी साहब, ये असर किस हद तक बाकी है? क्योंकि मैं आपका एक बड़ा दिलचस्प तज्जिया सुन रहा था, आपने कहा कि ये खुजली और खारिश है ऑपोजिशन हुकूमत के लिए, यानी कि जगह जगह उनको खारिश करते रहेंगे, खुजली करते रहेंगे। तो क्या इस हद तक ये असर है या कोई खतरा है हुकूमत के लिए अभी भी PDM? आप ये देखिए कि खुद अगर इमरान खान साहब की सियासत पे आप नजर डालें जी, तो 2018 के इलेक्शन से पहले जो उन्होंने धरना दिया था 2014 में, और उससे वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म कर लिया था और अपने हामी जो थे उनमें एक जोश भर दिया था, तो उनको कई साल लगे, फिर इंतखाब का मार्का उन्होंने मारा। उसी तरीके से अगर आप समझें कि अपोजिशन जो है, जो PDM बन गई है, ये हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देगी, हुकूमत को मसरूफ रखेगी, और अजीब बात यह है कि हुकूमत उसकी विकेट पे खेल रही है, अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं दे रही, लोगों को रिलीफ देने पर तवज्जो नहीं दे रही, उनके मसाइल हल करने पर तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि सारी एनर्जी जो है यूं लगता है कि अपोजिशन करने में लग गई है। काशिफ अब्बासी साहब, PDM का वजूद तो बाकी है, लेकिन आपके ख्याल में अमली तौर पे उतनी ही मौसर है जितनी जब इन्होंने तहरीक का आगाज़ किया था अक्टूबर नवंबर में? उस वक्त लग रहा था कि एक बड़ी तहरीक चलाएंगे, आपके ख्याल में उतनी ही मौसर है आज भी या नहीं? देखिए, PDM का मकसद कभी भी हुकूमत से बयान ड्रॉ करना नहीं था। उसका मकसद ये नहीं था कि वजीर और वजीर आजम PDM सेंट्रिक बयान देते रहे, मियाँ साहब के बारे में बयान देते रहे, जरदारी साहब के बारे में कुछ कहें, बिलावल के बारे में कुछ कहें। उनका मकसद था हुकूमत गिराने। एंड लेट्स बी फेयर, जब उन्होंने अपनी टाइमलाइन दी, बयानबाजी शुरू की, लाहौर या गुजरावाला का जलसा किया, खुसूसन गुजरावाला का, लाहौर के जलसे से पहले जो
टोन और टैनर था, आर या पार के नारे लगे, इस्तीफे आएंगे, नहीं हुआ तो घेराव करेंगे, पिंडी जा सकते हैं, अगर उन्होंने ये नहीं किया तो ये कर देंगे, फौजी अफसरान के नाम लेने शुरू। वहां से एक बहुत बड़ा डिपार्चर नजर आया। देखे, तहरीकों में मैं ये बात मानता हूँ कि नशे को फराज आते हैं, कभी कामयाबी होती है, कभी नाकामी होती है, कि जो पीडीएम की मूवमेंट थी उसका एक बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव, वो किसके खिलाफ थी, आज तो उस पर भी कंफ्यूजन होगी। पीपल्स पार्टी भी कह रही है और आज मौलाना साहब ने भी अपना मौका बदल दिया। आज वो भी कहते हैं कि हमारा गिला है, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। हालांकि वो पहले मौलाना साहब भी कहते थे इस्लामाबाद की बजाय पिंडी जाके भी बैठ सकते हैं, और इशारा किस तरह था ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। तो अगर मकसद ये था कि वजीर आजम मरियम बीबी या बिलावल साहब के बारे में बयान दें, तो फिर तो मकसद उन्होंने हासिल कर लिया। अगर मकसद हुकूमत गिराना था तो ग्रेजुअली बतदरीज पीडीएम इसमें नाकामी ज्यादा से ज्यादा होती गई है। एक मोमेंटम और टेम्पो जब बिल्ड होता है किसी मूवमेंट का, सियासी जमात का, कोशिश होती है उस टेम्पो को मजीद ऊपर लेकर जाए। तो काशिफ साहब, ये मोमेंटम क्या दोबारा बिल्ड हो सकता है? अगर सेनेट के इंतखाबात तक का तो ऐसा लगता है कि सब इंतजार करेंगे, क्योंकि इससे पहले इस्तीफे देना सेंस नहीं बनती। शायद हो सकता है लॉन्ग मार्च इससे पहले हो जाए, लेकिन वो मोमेंटम दोबारा गेन कर सकती है पीडीएम। देखें, मोमेंटम पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में कोई चीज हर पे आखिर नहीं। हाँ, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हुकूमत अपने खिलाफ सबसे बड़ा महाज खुद है। अगर इसके खिलाफ कोई ऑपोजिशन ना भी होती तो इस हुकूमत को ऑपोजिशन की शायद जरूरत भी नहीं है। जिन इलेक्शन की, अगले इलेक्शन की शामी साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता, अगर इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता होता तो आज सारे ये ना कह रहे होते कि इंजीनियर्ड इलेक्शन से वो धरना देखकर भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं आए। शायद इसी वजह से धक्कों की जरूरत रही उनको। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह हुकूमत कर रहे हैं, पीडीएम को किसी कैंपेन की जरूरत नहीं है, सुकून से बैठे रहे। शायद 2-2.5 साल में ये हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिर जाएगी। जिस तरह की इस वक्त की कारकर्दगी है, इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, किसी मूवमेंट को चलाने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट चलाएंगे क्या? 2 साल रह गए पीछे हुकूमत में। अब अगर आप मूवमेंट आज बिल्ड करना शुरू करें, 4-6 महीने लगाएंगे उसको बिल्ड करने में, इलेक्शन के टाइम वैसे ही करीब आ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का मुकाबला अपनी खिलाफ कारकर्दगी से ही होगा। उनको ऑपोजिशन को कुछ करने की शायद जरूरत ना पड़े। इस परफॉर्मेंस के बाद जो गुलजार साहब की पंजाब हुकूमत खासकर जो परफॉर्मेंस लेके जा रही है, 60% पाकिस्तान है पंजाब, उनको उसके बाद हालांकि पीडीएम को रोकना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा जीतने से। सही तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अपने बोझ तले दब सकते हैं। लेकिन शामी साहब, डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि अगर रावलपिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च होगा तो हम चाय उनको पिलाएंगे। ऐसा लगता है कि उनका खर्चा बच जाएगा, क्योंकि आज फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि हमारे गिले शिकवे हैं, हमारी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है। लेकिन जब इस मूवमेंट का आगाज हुआ था, उनकी बड़ी हार्ड पोजीशन थी, नवाज शरीफ साहब की बड़ी हार्ड पोजीशन हुई थी। लेकिन अब दोनों का रुख, चाहे फजल रहमान साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, उनका रुख हुकूमत की तरफ है, इमरान खान की तरफ है, लाने वालों की तरफ नहीं है। देखिए, पहले जो जज्बाती एक अजहार किया गया था, लगता यह है कि उसका जो नुकसान है उसका जायजा ले लिया गया है। क्योंकि अगर अपोजिशन ये मौक़िफ़ जो है इस पर कायम रहती है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने खिलाफ सारी ताकतें जो हैं उनको मुश्तमे कर रही है और वो हुकूमत को स्ट्रेंथन कर रही है। अगर आप हदफ जो है हुकूमत की बजाय दूसरे अदारों को बनाएंगे और उनको यकजा कर देंगे तो फिर अपोजिशन की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो हुकूमत, इसलिए अब अगर जो बात कही जा रही है कि टारगेट जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद है या इमरान खान की हुकूमत है या खुद तहरीक इंसाफ या इमरान खान है, तो ये एक अच्छी हिकमत अमली है। क्योंकि अगर आप अपने मुखालफों को इकट्ठा कर दें, जिस तरह हुकूमत ने अपने मुखालफों को इकट्ठा किया है, उनको अलग अलग डील करने की कोशिश नहीं की। लेकिन शामी साहब, कदा कलामी की माजरत, फिर मकसद क्या रह जाएगा इस तहरीक का? क्योंकि ये तहरीक तो एक असूल पे थी ना कि मदाखलत नहीं होनी चाहिए, और अगर वो कहते हैं कि अब हम सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ और हुकूमत को टारगेट करेंगे, मदाखलत करने वाले हमारे निशाने पे नहीं है, तो फिर इस तहरीक का मकसद क्या रह जाएगा? वो तो हवा ही निकल जाएगी बिल्कुल इसमें से। जो मदाखलत करने वाले हैं उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम मदाखलत कर रहे हैं, ये उनके बारे में एक शुबा है या इल्जाम है। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है जी। दस्तूरी जिम्मेदारियां अदा करने पर जोर दे रहे हैं, और मेरा ख्याल अमली सियासत जो है उसके तकाजे बदलते रहते हैं और उसमें उनको कोई इसरार नहीं है। उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि हम दस्तूर के ताबे काम करना चाहते हैं, दस्तूरी हदूद के अंदर रहकर।
तो मेरा ख्याल है कि ये अब ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि वो शिकवे पैदा हों या शिकायतें हों जो पहले देखने सुनने में आती रही हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी अगर उनका अजाला हो जाए और मुकाबला सिर्फ अहले सियासत जो है वो एक दूसरे से करें। सही। और काशिफ साहब, अगर ऐसा होता है अहले सियासत से ही मुकाबला है तो फिर व्हाट इज गोइंग टू चेंज? मतलब पाकिस्तान की सियासत में जो इन्होंने कहा था कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, ऑपोजिशन का ये मौकिफ था, उसमें क्या बदलेगा फिर? भाई आप भी बादशाह आदमी है, आप भी पता नहीं कौन से नजरियों के पीछे चल पड़ते हैं। ये पावर गेम है शायद। तो कोशिश ये है कि एक को गिराऊं और एक को गिराएं दूसरा आ जाए। आपने मियां साहब की तकरीरें सुनी जब उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, जिनको इन्होंने खुद निकाला उनको भी उस पूरी फहरिस्त में शामिल कर लिया जिनके साथ बड़ी ज्यादती हुई तारीखी तौर पर, जिनके पीछे मियां साहब खुद थे गिराने। अब भी साल 2 साल पहले जो हुकूमतें लीगल तरीके से आई, यानी बगैर धांधली के आई या धांधली के आई, सब मिला के कहा कि जी वक्त पूरा नहीं करने देते। अब जो अगली हुकूमत आई उसके बारे में आपने नारे मारे या पहले भी और अब भी कि इस हुकूमत को हम गिराएंगे क्योंकि गैर कानूनी हुकूमत है। नाम ले लेके कहा कि ये वो लोग हैं जो इलेक्शन चोरी करने वाले हैं। अब आप कहते हैं कि हाँ एज लॉन्ग एज हमें फेयर इलेक्शन मिल जाएगी नहीं किसी तरह। अब उनको भी नजर आ रहा है कि फेयर इलेक्शन मिल गया तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। अब उनको जब ये नजर आ गया, उन्होंने कहा अक्सर मकसद तो इलेक्शन जीतना था, असल मकसद तो हुकूमत बनाना है, तो नजरिए को मारो गोली। लेकिन काशिफ साहब, अगर इस प्रोसेस में वो ये अचीव कर लेते हैं कि चले हुकूमत ना गिरे लेकिन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2023 में हो, जो जिस किस्म का इलेक्शन की फ्री एंड फेयर ऑपोजिशन बात कर रही है, अगर वो अचीव कर लेते हैं तो ये भी तो एक बड़ी कामयाबी होगी ना ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन देखिए मकसद क्या है आपका, इसको तो पहले डिटरमिन कर लें। नजरिया जो होता है ना उसका मकसद ये नहीं होता कि मेरा मफाद पूरा हो जाए तो बस मेरा नजरिया पूरा हो गया। आपने इस निजाम में इंटरफेरेंसेस को खत्म करना था। ये इस वक्त जो स्टीम निकली है या वो जो रफ्तार थी कम हुई है पीडीएम की, तो क्या इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आती है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक के बाद एक मौक़िफ़ लेना शुरू किया। पहले उन्होंने कहा कि देखिए इस्तीफ़े नहीं दें, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम धरना नहीं देते, धरने की सियासत के हम पहले भी खिलाफ थे। अब वो कह रहे हैं कि आईनी और जमहूरी तरीका एक ही है कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की ये जो पोजीशन है, जो कि बहुत सारे लोग पहले भी तजिया दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी का स्टेक बड़ा ज़्यादा है, वो नहीं इतना आगे जाएंगे? क्या इसी वजह से आपके ख्याल में स्टीम कम हुई है या कोई और रीजन भी है इसके? देखिए मैं सिर्फ 1-2 चीजें आपको फिर क्लियर करता हूँ। एक तो नजरिए की बात में पहले, दूसरा जब सबने देखा सब इकट्ठे हुए हुकूमत गिराई, जब पीपल्स पार्टी ने पोजीशंस बदलना शुरू की और ऐसा लगा इन दोनों को कि वो डील करने और किस ये नाम लिए जा रहे, ये भी उस वक्त बहुत कहा गया कि इतना प्रेशर डालो कि ये हमारी बात सुनने पर हमारे साथ डील करने पर तैयार हो जाए। अब जब उन्होंने देखा कि एक पार्टी पीछे हट रही है, पीपल्स पार्टी अगर बीच में से निकल गई तो पीडीएम तो कुछ नहीं कर पाएगी। अकेले नून नहीं, देखे मौलाना साहब तो खाली सड़कों में नंबर पूरे करने के लिए, मौलाना साहब का सिस्टम में क्या स्टेक है? तो मुस्लिम लीग नून रह गई अकेली, अगर पीपल्स पार्टी बात साइड पे करते हैं, वो कहते हैं हम क्या करेंगे। अब सबने कोशिश शुरू कर दी है कि देखें अपने हिस्से की जो डील ले सकते हैं लें। मुस्लिम लीग नून को सूट करता है कि अगला इलेक्शन फ्री हो, उनको एक फ्री हैंड मिले इलेक्शन लड़ने का, तो मुस्लिम लीग नून इस पे ठीक फिट हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी कोई मामला तय कर लेगी। मौलाना साहब ने जब देखा ये तो पीछे हट, मुझे क्या जरूरत है लड़ने की, उन्होंने आज बयान दे दिया कि मेरी भी इनसे कोई लड़ाई नहीं। तो असल में तीनों पार्टी स्पेशली तो एक एजेंडा था हुकूमत गिरानी है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि ये ना हो कि दूसरा पहले डील कर जाए, पहले हम डील कर ले। तो ये बात आपकी ठीक है कि निजाम से खराबियां आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी, निजाम को चलते भी रहना चाहिए, लोगों को वक्त पूरे भी करने देने चाहिए और इस निजाम की खराबियों को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करें। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 5-10 साल, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के रोल को खत्म करना पड़ेगा पॉलिटिक्स। अच्छा ठीक है शामी साहब, पीपल्स पार्टी अब कह रही है कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए और वो कामयाब हो जाएगी, वो बड़े कॉन्फिडेंट है। दूसरी जमातें कह रही हैं कि नहीं, मुमकिन नहीं है। सेनेट के चेयरमैन को हटाने की कोशिश जो हमने की थी वो भी नाकाम हुई। अब पीपल्स पार्टी क्या एक फेस सेविंग चाहती है, टाइम पास कर रही है इस तजवीज़ के साथ भी, या आपको लगता है कि जेन्युइनली वो समझते हैं कि कुछ कर सकते हैं इस तहरीक के जरिए? वो देखिए बुनियादी बात यह है कि ये जो सियासत है ना, सियासत का खेल जो है ये कुश्ती नहीं होती, ये कबड्डी होती है, या आप इसे शतरंज का खेल कह सकते हैं। इसमें आपको पॉइंट स्कोर करने होते हैं, हाथ लगा के भाग जाओ। पार्टी जो कोई हिकमत अमली ये है कि हुकूमत को मुख्तलिफ महाजों पर एंगेज रखा जाए। यानी ये तो नहीं मैं कह सकता कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस बहुत नतीजा खेज होगी, लेकिन अगर वो आती है तो 3-4 महीने
हुकूमत को चैन नहीं आएगा और उसी में लग जाएगी। और इसी तरीके से फिर आप एक और शोषा छेड़ देंगे, फिर एक शोषा और छोड़ देंगे, तो इस तरीके से शोषे छोड़कर आप हुकूमत जो है उसका वक्त ज़ाया होता रहेगा। यानी शामी साहब के हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन जो है वो एक खुजली और खारिश का ही काम करेगी, या कबड्डी में जैसे हाथ लगा के पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, वही काम करेगी ऑपोजिशन? देखिए, अगर खुजली भी हो तो आप देखते हैं कोई काम तो करने के आप काबिल नहीं रहते। सही। तो आप हुकूमत ये बुनियादी बात समझ क्यों नहीं रही हुकूमत? उसको परफॉर्मेंस दिखानी है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब रहमान शामी साहब।